जय हिंद साथियों, मैं वृंद सर आप सभी का शुभ क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्रैक्टिस सीरीज 9 करने वाला हूं। इसके पहले 8 कंप्लीट हो गया है और 125 क्वेश्चन की सीरीज बन चुकी है। तो आज की सेशन में हम लोग बात करेंगे आगे क्वेश्चन पर। तो आइए देखते हैं आगे हम लोग कहाँ तक कर चुके हैं। तो 75 हो गया था ना, पिछले सेशन में हम लोग 75 कर चुके थे। आप सभी भाइयों को अगर सेशन समझ में आ रहा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने अपने साथियों के पास शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो 75 तक हो गया था। आज हम लोग बात करेंगे 76। चलिए 76 आपके सामने है, आप लोग इसका जवाब दीजिए। प्रश्न ये है, निम्नांकित में से कौन सी कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं के अनुमान लगाने की विधि नहीं है, कह रहा है। तो वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है कि नाम से स्पष्ट है कि वर्किंग कैपिटल वो कैपिटल होती है जो व्यवसाय के सामान्य संचालन में प्रयोग में लाई जाती है, जिसमें हम जितनी भी करंट एसेट्स होती हैं और जितनी भी करंट लायबिलिटी होती है इनको शामिल करते हैं। यानी अगर आपको ग्रॉस वर्किंग कैपिटल जानना है तो करंट एसेट्स को हम क्या करते हैं, टोटल कर लेते हैं तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल मालूम हो जाता है, और नेट वर्किंग कैपिटल के लिए करंट लायबिलिटी को माइनस कर देते हैं साथियों, ठीक है। अब ये कह रहा है कि अगर आवश्यकता है या नहीं इसका अनुमान लगाना है और कॉस्टिंग करना है तो आपको कौन सी विधि लागू करनी होगी, और इसमें से पूछ रहा कौन सी विधि नहीं लागू की जा सकती है। तो शुद्ध चालू संपत्ति पूर्वानुमान विधि, तो इसको तो हम लागू करते हैं। प्रक्षेप चिट्ठा विधि, इसको भी, क्योंकि चिट्ठा विधि इसलिए लागू की जाती है क्योंकि करंट एसेट करंट लायबिलिटी ये आपको बैलेंस शीट में ही मिलेगा। और ऑपरेटिंग साइकिल मेथड यानी कि परिचालन चक्र विधि के अंतर्गत जितनी भी हम वर्किंग कैपिटल होती हैं इनको संचालन में प्रयोग में लाते हैं। तो ये तीनों तो हैं, लेकिन ऑप्शन जो सी दिख रहा है साथियों, स्टैटिस्टिक्स एंड अथवा मिलर और प्रतिमान, ये इसकी विधि नहीं है। इसको आप देखेंगे तो वहाँ डिविडेंड पॉलिसी में देखेंगे, ठीक है साथियों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए फिर 77 पे देखते हैं। निर्यातों को प्रोत्साहन देने के लिए कौन सा विशेष क्षेत्र अपनाया या बनाया गया है। तो जो एक्सपोर्ट होता है इसको मोटिवेट करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए विशेष रूप से कौन सा क्षेत्र बनाया गया, विशेष संरक्षण क्षेत्र, विशेष आरक्षित क्षेत्र, विशेष प्रतिबंधित क्षेत्र या विशेष आर्थिक क्षेत्र। तो आप लोग पढ़े होंगे एक SEZ सेल इकोनॉमिक जोन, ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाया गया है। तो राइट आंसर क्या होगा साथियों, डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जामिनेशन के लिए। आप ऐसे क्वेश्चन को अनदेखा ना करें बल्कि इनको नोट करते जाएं। और जो भी भाई बहन इस वीडियो को लेना चाहते हो, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है ऊपर, वहाँ से संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे अपना नाम लिखकर भेजेंगे, उनको PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी नाम मात्र के साझेदार की विशेषता नहीं है, यानी कि जो नॉमिनल पार्टनर होते हैं उनकी कौन सी विशेषता नहीं है। पूंजी लगाता है तो नॉमिनल पार्टनर पूंजी तो नहीं लगाता है, प्रबंधन में भाग नहीं लेता है, सामान्यतः लाभ हानि में भाग नहीं लेता है। तो ये तीनों तो इसकी विशेषता नहीं है। तो विशेषता है क्या, तो जितने भी पार्टनर्स होते हैं साथियों उनका दायित्व असीमित होता है, ठीक है। तो ये इसकी विशेषता है। तो राइट आंसर डी। नेक्स्ट, प्रबंध व्यक्तियों का विकास है न कि वस्तुओं का निर्देशन। बहुत बढ़िया प्रश्न है, इस कथन को नोट कर लीजिएगा, आगे आने वाले एग्जाम में पूछा जाएगा। किसने दिया है, हेनरी फ्योल, पीटर ड्रकर, लॉरेंस एप्ले या FW टेलर। तो इस कथन को किसने दिया है साथियों, बताइएगा किसने दिया है। मैं कलर थोड़ा चेंज करूँगा। किसने दिया है बोलिए, लॉरेंस एप्ले महोदय ने दिया है। किसने दिया है,
लॉरेंस एप्ले महोदय ने दिया है। तो राइट आंसर सी। नेक्स्ट 80 पे आ जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 80 क्या कह रहा है, निम्न में से किस मापदंड के तहत आंतरिक प्रत्याय दर विधि में निर्णय लिए जाते हैं, यानी कि जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड है IRR, कौन सी मेथड है, आप पढ़े होंगे कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग में हम क्या करते हैं कि कैपिटल जब हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इन्वेस्ट करें या ना करें इसके लिए हमको क्या लेना होता है, डिसीजन लेना होता है। तो ये डिसीजन लेने की मेथड है, ठीक है। तो कब हम डिसीजन लेंगे, तो ध्यान देना जो IRR है, IRR अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल से या कट ऑफ रेट से अगर ये ज़्यादा है तो इस पर डिसीजन लेंगे, अगर ये कम है तो रिजेक्ट कर देंगे, अगर इक्वल टू है तो आप एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, रिजेक्ट भी कर सकते हैं, बट इसमें रिस्क इन्वॉल्व रहता है। तो ज़रा देखिएगा, जब आंतरिक प्रत्याय दर पूंजी लागत के बराबर हो तो इस पर तो हम निर्णय लेंगे नहीं। जब आंतरिक प्रत्याय दर पूंजी लागत से अधिक हो, तो मैंने बता दिया ना, IRR अगर अधिक है पूंजी लागत से, कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, तो हम इसको निर्णय ले सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट, मनरेगा आप लोग जानते हैं ये किस प्रकार का कार्यक्रम है, आवासीय विकास कार्यक्रम है, कृषि विकास कार्यक्रम है, रोजगार गारंटी कार्यक्रम है या औद्योगिक विकास कार्यक्रम है। तो आपको पता है मनरेगा एक रोजगार गारंटी कार्यक्रम है। तो राइट आंसर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न ये है कि सोशल ऑडिट असेसमेंट इंडेक्स रिपोर्ट 2020 के अनुसार सोशल ऑडिट निम्न में से किन योजनाओं पर लागू होता है। तो ये स्पेशली जो सोशल ऑडिट है ये सरकार द्वारा जितनी भी चलाई गई अपनी सामाजिक योजनाएं हैं उन सभी पर लागू होता है, जैसे मनरेगा, PMYG, NSA और अन्य प्रकार की योजनाएं भी इससे जुड़ी हुई हैं, जैसे कि ICDS हो गया, ICDS इंटीग्रेटेड सर्विस डेवलपमेंट, और ये मिड डे मील वगैरह हो गया, मिड डे मील, मध्याह्न भोजन, MDM मिड डे मील हो गया, और भी जैसे आप कर सकते हैं कि स्वच्छ भारत मिशन हो गया। ये सब जितनी भी सामाजिक योजनाएं हैं सरकार द्वारा चलाई गई हैं उन सभी योजनाओं पर लागू होता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा साथियों, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, भौतिक वितरण में कौन सा कार्य सम्मिलित नहीं है, तो भंडारण, ये तो भौतिक वितरण है, परिवहन ये भी भौतिक है। भौतिक का मतलब होता है जिन्हें हम देख सके, तो अपना स्टोरेज गोडाउन हम देख सकते हैं, ट्रांसपोर्ट देख सकते हैं, हमारे पास कितना स्टॉक है इसको भी देख सकते हैं। लेकिन क्या हमारा जो मार्केट इन्वेस्टिगेशन है ये चल रहा है या नहीं चल रहा है, या कोई इसका भौतिक रूप होता है, बिल्कुल नहीं। ये तो मार्केटर का काम होता है, वो क्या सोच रहा है, क्या थिंकिंग कर रहा है कि हमारा मार्केट में जो संवर्धन है, सेल्स मोटिवेशन है, सेल्स प्रमोशन है, उसको कैसे बढ़ाया जाए। यानी कि ये क्या है, भौतिक वितरण ना होकर कह सकते हैं इनटेंजिबल होता है। राइट आंसर डी। नेक्स्ट 84 देखिएगा, साझेदारी फर्म के बीच समझौते को कहा जाता है, बहुत बढ़िया, तो साझेदारी अनुबंध, साझेदारी अधिनियम, साझेदारी शल्लेख कहा जाता है। तो राइट आंसर सी होगा। सभी लोग जान रहे हैं, सेशन समझ में आ रहा, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो वहीं पर आप देखेंगे लाइक बटन होगी, आप ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा हमारे लिए, और अपने साथियों को एक बार ज़ोर तौर से शेयर जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद का अध्यक्ष होता है। तो आपको पता है जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो जिला कलेक्टर होता है। राइट आंसर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट 86 देखिएगा, टेलर के द्वारा दिया गया प्रबंध का एक सिद्धांत है, तो आदेश की एकता, व्यवस्था, समता, इसको दिए हैं फ्योल महोदय। कौन है, हेनरी
नोट कर लेंगे, हेनरी फ्योल ने दिया है, ठीक है, हेनरी फ्योल, ठीक है। लेकिन सहयोग ना कि टकराव, इसको किसने दिया है? टेलर महोदय ने, जिन्हें साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर माना जाता है, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट माना जाता है। इन्होंने 4 सिद्धांत दिए थे, ठीक है। नेक्स्ट 87 पे आइए। भारत में संगठित पूंजी बाजार को कौन नियंत्रित करता है? तो बहुत बढ़िया प्रश्न है। आरबीआई, सेबी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सेबी दोनों, या केंद्रीय सरकार। तो आपको पता है संगठित जो पूंजी बाजार होता है उसको मतलब करने वाला कौन है? सेबी है। राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट, परिवर्तन प्रतिरोध को कैसे कम किया जा सकता है? तो परिवर्तन प्रतिरोध यानी कि कोई किसी प्रकार का चेंजेस किया जाता है कंपनी में, फर्म में, संस्था में, तो इसको प्रतिरोध, परिवर्तन से प्रतिरोध बढ़ाया जाए या कम किया जाए। तो यहाँ पर कम करने की बात आ रही है। इसको कैसे कम कर सकते हैं? कार्यभार में वृद्धि। अगर आप परिवर्तन से किसी एक एम्प्लॉय के कार्यभार में वृद्धि करेंगे, प्रतिरोध बढ़ जाएगा, तो ये तो नहीं होगा, गलत है। अधिक नियंत्रण, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग करेंगे तो भी प्रतिरोध बढ़ जाएगा। आर्थिक हानि, अगर लॉस का भय दिखाएंगे तो आगे प्रतिरोध बढ़ जाएगा, एम्प्लॉय भागना शुरू कर देंगे। लेकिन इसके लिए क्या जरूरी है साथियों? प्रभावशाली नेतृत्व, ठीक है। प्रभावशाली क्या होना चाहिए? नेतृत्व होना चाहिए। नेक्स्ट, एक कंपनी का ऋण क्षमता अनुपात, मतलब डेब्ट इक्विटी रेशियो 2:1 है। क्या है? 2:1 है। कंपनी बोनस अंश का निर्गमन करने जा रही है। बोनस अंशों के निर्गमन के पश्चात कंपनी ऋण क्षमता अनुपात में वृद्धि होगी, कमी होगी, अपर्याप्त सूचना, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आपको पता है कि इसका फार्मूला होता है डेब्ट अपॉन इक्विटी। क्या होता है? डेब्ट अपॉन इक्विटी। तो आपको पता है बोनस शेयर जब इशू करेंगे तो अपने अतिरिक्त धनराशि से या बोनस से ही बोनस शेयर इशू करते हैं, एडिशनल प्रॉफिट से ही। तो एडिशनल प्रॉफिट हम रिजर्व एंड सरप्लस में अगर रखते हैं तो रिजर्व एंड सरप्लस को हम इक्विटी में शामिल करते हैं। अगर रिजर्व एंड सरप्लस बढ़ेगा, है ना, बोनस शेयर इशू करेंगे तो बढ़ेगा, तो इसका मतलब है कि डेब्ट तो सेम रहेगा। तो जाहिर सी बात है इसमें क्या आएगी? अनुपात में कमी आएगी। राइट आंसर क्या होगा? 20 का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। प्रैक्टिकली आप देख लीजिएगा। सकल कार्यशील पूंजी प्रतिनिधित्व करती है, तो ग्रास, अभी मैंने जस्ट बताया था कि जो ग्रास वर्किंग कैपिटल होती है सम ऑफ या टोटल ऑफ करेंट एसेट्स होती है, कुल चालू संपत्ति। राइट आंसर बी, ठीक है। नेक्स्ट, स्पैन ऑफ कंट्रोल यानी नियंत्रण के विस्तार का सिद्धांत किसने दिया है? तो नियंत्रण के विस्तार का सिद्धांत ग्रेकुनाज महोदय ने दिया। कब दिया? 1964 में दिया है, ठीक है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट, मिश्रित लागत विधि उत्पाद की अंतिम लागत ज्ञात करने के लिए किस उपभोग उत्पाद या सेवा हेतु उपयोगी है? तो जो मिक्स कॉस्ट मेथड होती है इसको हम कहाँ लागू करते हैं? मोटर कार वगैरह बनाने में इस विधि का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। क्योंकि साफ साफ कह रहा है कि मिश्रित लागत विधि की उत्पाद की अंतिम लागत ज्ञात करने के लिए, तो मोटर कार ऐसी मतलब सेवा प्रोवाइड करने वाली एक मतलब व्हीकल्स है जो अंतिम रूप से कम्प्लीटली इसकी तैयारी हो सकती है। प्रिंटिंग प्रेस के कोई अंतिम निर्माण नहीं होता है, होटल का कोई अंतिम नहीं, मोटर कार का अपना अंतिम निर्माण होता है, तो इसके लिए निश्चित लागत विधि उपयोगी है। राइट आंसर सी। नेक्स्ट, हीनार्थ प्रबंधन का प्रभाव होता है मुद्रा प्रसार, मुद्रा संकुचन, मुद्रा संस्फीति, मुद्रा निस्पंद स्फीति। तो बताएंगे हीनार्थ में क्या लागू होता है, बताइएगा। हीनार्थ प्रबंधन में क्या लागू होता है बताइए आप लोग। हीनार्थ प्रबंधन का प्रभाव मुद्रा प्रसार, नोट कर लेंगे, मुद्रा प्रसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94, एक परियोजना से रोकड़ अंतर्वाह का वर्तमान मूल्य 30,000 है, प्रारंभिक विनियोग 18,000 रुपया है,
लाभदायकता सूचकांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो लाभदायकता जो सूचकांक है फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी इंडेक्स से बराबर। ये कहाँ से लिया गया है? कैपिटल बजटिंग से प्रश्न लिया गया है। ठीक है, फाइनेंशियल एफएम से कैपिटल बजटिंग का प्रश्न है जो आरपीएससी में पूछा गया था। ठीक है, तो इसका फार्मूला हो जाएगा जो कैश इनफ्लो है अपॉन इनिशियल इन्वेस्टमेंट, यानी कि 30,000 अपॉन क्या हो जाएगा 18,000। सिंपल प्रश्न था, बस केवल आपको फार्मूला पता होना चाहिए। तो राइट आंसर ए 1.67 इसका करेक्ट जवाब होगा। इनमें से स्वॉट विश्लेषण का कौन सा एक घटक नहीं है? तो स्वॉट में संकट आता है, शक्तियाँ, कमजोरी, लेकिन विकल्प नहीं है। क्या नहीं है? विकल्प नहीं है। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन सा अच्छा संपत्ति का उदाहरण नहीं है? क्या कह रहा है? कौन सा अच्छा संपत्ति का उदाहरण नहीं है? अच्छा संपत्ति इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा है, टाइपिंग मिस्टेक है साथ में। यहाँ पर लिख लेना क्षयशील या क्षयी, नोट कर लेना यहाँ पर क्षयशील या क्षयी। वेस्टेज एसेट्स का उदाहरण नहीं है। तो तेल की कीमत वेस्टेज एसेट्स में आएगा, स्वर्ण खाने वेस्टेज एसेट्स में आएगा, 5 वर्षों के लिए गया प्रतिलिपि अधिकार ये भी वेस्टेज एसेट्स में आएगा, लेकिन भूमि वेस्टेज एसेट्स में नहीं आएगा। तो राइट आंसर डी। नेक्स्ट 97 देखिएगा, निम्नांकित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कह रहा है वातावरण में ऑक्सीजन का प्रतिशत 21 है, तो ये तो सही है। पर्यावरण प्रदूषण का सबसे महत्वपूर्ण कारक कृषि में रसायनों का प्रयोग है, ऐसा नहीं है। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 बिल्कुल सही है। हरित ईंधन योजना का उद्देश्य शीशा रहित पेट्रोल द्वारा वायु प्रदूषण को कम करना, ये भी सही है। तो राइट आंसर बी। राइट आंसर क्या होगा साथी में? बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट, संसद द्वारा किसी राज्य का विधानमंडल द्वारा पारित विशेष अधिनियम के अंतर्गत समामेलित कंपनी कहलाती है, तो वैधानिक कंपनी कहलाती है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, मूल्य वृद्धि में विक्रय मूल्य में वृद्धि होने पर, तो आपको पता है अगर विक्रय मूल्य में वृद्धि होगी तो सम विच्छेद बिंदु कम हो जाएगा, ब्रेक इवन पॉइंट कम में कमी होगी। तो राइट आंसर बी होगा। क्या होगा साथी? बी होगा। नेक्स्ट और लास्ट 25 क्वेश्चन हो गए हैं आज के सेशन में। कितने? 25। आपके 25 में कितने प्रश्न सही हुए हैं कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा साथियों। ठीक है, 1 मार्च 2018 को प्रारंभ किए गए व्यापार की आय का कर निर्धारण जिस कर निर्धारण वर्ष में होगा वह है। तो अगर 1 मार्च में प्रारंभ हुआ है तो इसका कर निर्धारण वर्ष क्या होगा? तो 1 मार्च से 31 मार्च है ना, 1 मार्च से आप अगर चलेंगे तो इसका जो कर निर्धारण वर्ष होगा क्या माना जाएगा? समझ के बताएंगे। अब आप सोचिए ये 1 मार्च को स्टार्ट हो रहा है तो 31 मार्च को क्लोज हो जाएगा, फिर 1 अप्रैल को स्टार्ट होगा ना, 1 अप्रैल 2018 को स्टार्ट होगा, फिर 31 मार्च 2019 को क्लोज होएगा, तो 18 से क्या हो जाएगा? 19। तो राइट आंसर बी, 20 का करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप आप सभी को सेशन समझ में आया होगा, क्वेश्चन लाजवाब लगे होंगे। तो आप लोग इसी उम्मीद के साथ लगे रहिए कि ऐसे क्वेश्चन आपसे छूटने ना पाए, और सेशन को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों, अपने अपने स्तर से अपने साथियों को भी शेयर कर दीजिएगा। मैं फिर नेक्स्ट आगे 101 से प्रश्न से लेकर आगे फिर मिलूँगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।